हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 111 टू 120 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इस वाली वीडियो का कि विच ऑफ द क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सो इसमें पूछा है आपसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सी क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स होते हैं। तो देखिए क्लासेस दी गई हैं आपको, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। आंसर है इसका देखिए ऑप्शन डी, क्लास 4th ड्रग होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सो देखिए आपसे इसमें कोई सी भी क्लास पूछ ली जा सकती है, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर आपको बताया गया है तो यही आपसे पूछा जाएगा। आपको सारी ही क्लास याद होने चाहिए, कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन देखें एंटी एरिथमिक ड्रग्स की, सो क्लास 1 में होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 2 में होते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जिसमें प्रोप्रेनोलॉल, एसीब्यूटॉल एंड एस्मोलॉल होते हैं। देन क्लास 3 में होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जिसमें अम्योडारोन, ब्रिटालियम एंड सोटालॉल होता है। देन क्लास 4 देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें वीरापेमिल एंड डिल्टियाजम होता है। एंड देन मिसलिनियस होता है जिसमें पीएसवीटी एंड एवी ब्लॉकर्स होते हैं। सो देखिए एवी ब्लॉक एजेंट होते हैं। तो देखिए ये सारे ही आपको क्लास याद होने चाहिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एंटी एरिथमिक एजेंट क्या होते हैं? आर द ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स दैट आर यूज टू सप्रेस एबनॉर्मल रिदम्स ऑफ द हार्ट। सो एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट को ठीक करने के लिए इन तरह के एजेंट्स को यूज किया जाता है, सच एज एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। तो इन सारी कंडीशन में इन सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जिन एजेंट्स को यूज किया जाता है वो उनको कहा जाता है एंटी एरिथमिक एजेंट्स। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी गाउट ड्रग आर जेंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर। इसमें आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी ऐसी एंटी गाउट ड्रग है जो कि जेंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर कैटेगरी में आती है। ऑप्शन दिया गया है देखिए आपको, कोल्चिसिन, एलोपिरिनॉल, फिबॉक्सोस्टेट एंड बोथ बी एंड सी। सो आंसर है इसका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी मीन्स बोथ एलोपिरिनॉल एंड फिबॉक्सोस्टेट जो है ये दोनों ही ऐसी एंटी गाउट ड्रग हैं जो कि जेंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर कैटेगरी में आती हैं। एंटी गाउट एजेंट्स क्या होते हैं? देखिए एंटी गाउट एजेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी हाइपर यूरेसेमिक एजेंट्स। तो इसको जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, एंटी हाइपर यूरेसेमिक एजेंट्स होते हैं। ये किस तरह से वर्क करते हैं? देखिए दीज एजेंट्स वर्क टू ईदर करेक्ट ओवर प्रोडक्शन और अंडर सेक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड। सो देखिए अगर बॉडी में यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो गया है, एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया है, या बॉडी में यूरिक एसिड जो है उसका अंडर सेक्रेशन हो रहा है, कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो दोनों ही केस में करेक्टिफाई करते हैं इस तरह की सिचुएशन को एंटी गाउट एजेंट्स। तो देखिए बोथ एलोपिरिनॉल और फिबॉक्सोस्टेट जो है ये जेंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर है। जेंथीन ऑक्सीडेज क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड फॉर्मेशन में ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है। किस तरह से? देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका, ताकि आपको आने वाले समय पे आपको और भी इससे बेनिफिट हो पाए। सो देखिए सबसे पहले गाउट जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि प्यूरिन बेसेस जो है वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और फिर ये देखिए ये इंक्रीज यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट इन जॉइंट्स, टेंडन्स एंड सराउंडिंग टिश्यूज में ये जो इंक्रीज यूरिक एसिड क्रिस्टल है ये डिपॉजिट होने लगते हैं इन साइनोवियल फ्लूइड में, और इस तरह की कंडीशन में गाउट हो जाता है। सो दैट इज वाई क्या है, देखिए गाउट इज कैरेक्टराइज बाय हाइपर यूरेसीमिया। फिर इसमें क्या होता है, अब देखिए एंटी गाउट ड्रग क्या करती है। देखिए अगर हम मैकेनिज्म देखें तो देखिए यहाँ पर एलोपिरिनॉल है, क्या करती है? देखिए जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती हैं। तो जब ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं तो प्यूरिन बेस जो है वो इंक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जेंथीन ऑक्सीडेज को इन्होंने इनहिबिट कर दिया है। सो बॉडी में क्या होता है? देखिए डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन होने लगती है, बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल मेंटेन रहता है। तो देखिए एलोपिरिनॉल के बारे में अगर थोड़ा सा जाना चाहें तो इसको हम सुसाइडल इनहिबिटर भी कहते हैं। सो इस तरह से देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का। Now, which of the following beta blocker also have additional alpha blocking activity? So इसमें आपसे पूछा, देखिए ये एजेंट्स आपको दिए गए हैं, इसमें आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा बीटा ब्लॉकर है जिसमें एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। सो देखिए आंसर इसमें सारे ऑप्शन है आपके पास, नेडोलॉल, लेबिटालोल, पिंडोलॉल एंड एस्मोलॉल। आंसर है इसका ऑप्शन बी, लेबिटालोल है ऐसा बीटा ब्लॉकर जिसमें एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। सो देखिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब भी हम आपको कोई क्वेश्चन बताते हैं तो जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन
क्वेश्चन देते हैं वो आप ज़रूर ध्यान में रखें। देखिए बिकॉज क्लासिफिकेशन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है बीटा ब्लॉकर विद नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद नेगेटिव ISA आप बताइए, तो उसमें आपको ड्रग्स का नाम याद होना चाहिए। तो ये पूरा ही जो चार्ट है ये आप अच्छे से आप प्लीज़ आप ज़रूर याद रखें अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं। तो देखिए पूरा ही है इसमें नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव एंड विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, जिसमें आपको ऑप्शन में दिया गया है देखिए लेबिटालॉल, और भी सारे ही आप इसमें एजेंट्स कर लें। देखिए प्रोपेनोल, सोटालॉल, टिमोलॉल जो नॉन सिलेक्टिव में आते हैं, एंड देन पिंडोलॉल, ऑक्सीप्रेलॉल, देन सिलेक्टिव में भी आते हैं एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एंड देन पॉजिटिव ISA में आते हैं कैलिप्रोलॉल एंड एसीब्यूटॉल, ब्यूटोलॉल। सो ये सारे ही एजेंट्स आप प्लीज़ ज़रूर याद रख लें। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, देखिए इनको ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी कहा जाता है। दिस आर द क्लास ऑफ ड्रग दैट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन फ्रॉम बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। तो ये इस ऐसे क्लास ऑफ ड्रग होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को, दो बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन को। देन लेबिटालॉल क्या होता है, देखिए बीटा ब्लॉकर दैट अफेक्ट हार्ट एंड सर्कुलेशन, तो ये हार्ट एंड सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। फिर देखिए लेबिटालॉल जो है इसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए हाइपरटेंशन, एंड लेबिटालॉल जो है ओरली इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशंस भी दिया जाता है। जो BP की मेडिकेशंस होती हैं वो इनके इसको उनके कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्टिविटी फॉर ड्रग वारफेरिन। सो आपसे पूछा है इसमें प्राइमरी साइट ऑफ एक्टिविटी कहाँ होती है वारफेरिन की। ऑप्शन दिए गए हैं देखिए लिवर, हार्ट, ब्लड एंड किडनी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लिवर है देखिए प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर द ड्रग वारफेरिन। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं वारफेरिन और वाइटामिन के जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से वो काम करते हैं। तो देखिए वारफेरिन क्या होता है, वारफेरिन एक तरह का एंटीकोएगुलेंट ड्रग होता है जो कि ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, जबकि जो विटामिन के होता है वो क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर को प्रमोट करता है। देखिए ये सारे फैक्टर जो हैं विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो कि विटामिन के साइकिल के थ्रू फॉर्मेशन होते हैं, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर को प्रमोट करता है और ये वारफेरिन जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। दैट इज वाई इसको एंटीकोएगुलेंट की तरह यूज किया जाता है। सो देखिए वारफेरिन किस तरह से काम करता है वो आपसे पूछा है। तो देखिए ये इनहिबिट करता है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। देखिए ये मेन एंजाइम होता है विटामिन के एपॉक्साइड एंड विटामिन के रिडक्टेज, ये मेन एंजाइम होता है जिसके थ्रू जो ये विटामिन के साइकिल फॉर्मेशन पूरी होती है, ये सारे ये क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्म होते हैं। तो अगर वारफेरिन जो है ये इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इनिशियल स्टेज पे ही इनहिबिट कर देता है, जिससे ये पूरी साइकिल जो है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाती, क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्म नहीं हो पाते, एंड देन दैट इज वाई इसको एज एन एंटीकोएगुलेंट यूज किया जाता है। सो देखिए अब क्वेश्चन ये है कि कौन से पार्ट में ये पूरी साइकिल जो है ये फॉर्म होती है। तो देखिए एज अ विटामिन के सिंथेसिस अकर इन लीवर, सो द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर वारफेरिन इज लिवर। ये पूरी ही साइकिल जो फॉर्मेशन होती है विटामिन के की साइकिल फॉर्म कहाँ होती है, ये लिवर में होती है। दैट इज वाई जो प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन कहाँ होगा, वारफेरिन का लिवर में होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बीटा ब्लॉकर इज फॉल्स। तो इसमें आपसे पूछा है कि बीटा ब्लॉकर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, जो कि आपको गलत बताई गई है यहाँ पर। सो सबसे पहले देखिए बीटा ब्लॉकर आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। बी है देखिए बीटा ब्लॉकर कॉज अ डिक्रीज इन रेनिन सेक्रीशन। थर्ड है देखिए बीटा ब्लॉकर आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एस्थमा एंड नन ऑफ द अबव। सो आंसर है इसका ऑप्शन ए, बीटा ब्लॉकर आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो देखिए ये बताया, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। मतलब क्या है कि बीटा ब्लॉकर जो है वो यूज़ किए जाते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। ट्रू ये है बिकॉज ये देखिए फॉल्स स्टेटमेंट है। सो देखिए बीटा ब्लॉकर वर वंस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये पहले जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थे कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, बट दे आर नाउ यूज अलॉन्ग साइड एस इनहिबिटर एंड डायरेटिक्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक कंडीशन। सो देखिए ये अभी नाउअडेज जो है ये यूज़ किए जाते हैं एस इनहिबिटर एंड डायरेटिक्स के कॉम्बिनेशन में कार्डियक कंडीशन को रेक्टिफाई करने के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर न्यूरोअमीनिडेज इनहिबिटर। सो इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि न्यूरोअमीनिडेज इनहिबिटर है। न्यूरोअमीनिडेज क्या होता है, देखिए ऐसा एंजाइम होता है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीविंग एंट्री ऑफ द पर्टिकुलर वायरस एंड फैसिलिटेटिंग इट्स एंट्री इनटू द होस्ट सेल। तो न्यूरोअमीनिडेज किस तरह का एंजाइम होता है जो कि किसी वायरस की एंट्री कराता है किसी होस्ट सेल में। सो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा ड्रग है जो कि इस एंजाइम का इनहिबिटर है। आंसर है इसका देखिए ऑप्शन बी,
ओसेल्टामिविर जो है ये एक तरह का न्यूरोअमिनिडेज इनहिबिटर है। मैकेनिज्म देखेंगे इसका हम, देखिए अभी थोड़ी देर में। तो देखिए ओसेल्टामिविर अलॉन्ग विद ज़ेनामिविर आर न्यूरोअमिनिडेज इनहिबिटर। इसका देखिए ये यहाँ पर आपको बताया गया है न्यूरोअमिनिडेज क्या होते हैं। न्यूरोअमिनिडेज क्लीव सैलिसिलिक एसिड रेसिड्यू विच अ न्यूरिफॉर्म वायरस अटैच इन ऑर्डर टू बर्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल। सो देखिए इसको अच्छे से समझते हैं, अपने इस स्लाइड पे मैकेनिज्म समझते हैं। सो देखिए क्या होता है, देखिए न्यूरोअमिनिडेज क्या होता है, ये एक तरह का वायरस है और ये होस्ट सेल है। तो न्यूरोअमिनिडेज क्या करते हैं, देखिए ये इस वायरस की एंट्री करवाते हैं। देखिए सैलिसिलिक कंटेनिंग रिसेप्टर होता है ये होस्ट सेल पे, तो उसके कारण क्या होता है, न्यूरोअमिनिडेज इस वायरस की एंट्री करा देते हैं होस्ट सेल में। और जब इस वायरस की एंट्री हो जाती है होस्ट सेल में, तो न्यू विरॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं। देखिए बहुत सारे न्यू वायरस रिलीज होते हैं, जिससे कि एक पूरी वायरस की चेन फॉर्मेशन हो जाती है। बट देखिए ये ही रिप्लिकेशन जो है ये ब्लॉक करी जाती है न्यूरोअमिनिडेज इनहिबिटर के थ्रू, जो हमने देखा ओसेल्टामिविर एंड ज़ेनामिविर। सो देखिए ये है न्यूरोअमिनिडेज इनहिबिटर, जो कि इसकी ये विरियन जो है इसका अटैचमेंट विद दिस सैलिसिलिक कंटेनिंग रिसेप्टर से इसका अटैचमेंट जो है इसको इनहिबिट करते हैं। देखिए ये खुद बाइंड हो जाते हैं, जिससे क्या है ये वायरस जो है ये होस्ट सेल में एंट्री नहीं ले पाता, एंड फिर न्यू विरियंस रिलीज जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से काम करते हैं न्यूरोअमिनिडेज इनहिबिटर। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डेंटोलिन। तो इसमें से डेंटोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। एंटागोनाइज एट गाबा बी रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, माओ इनहिबिटर एंड एंटागोनिस्ट ऑफ RYR1। सो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी, एंटागोनिस्ट ऑफ RYR1 होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डेंटोलिन। सो देखिए ये सारी ही जो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं इसमें बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हम बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। डेंटोलिन क्या होता है, देखिए एक तरह का मसल रिलैक्सेंट होता है विच वर्क बाय एंटागोनाइजिंग द राइनोडिन रिसेप्टर। देखिए राइनोडिन रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट करके ये एक तरह का मसल रिलैक्सेंट फॉर्म में वर्क करता है। देखिए राइनोडिन रिसेप्टर क्या होता है, अ रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। सो देखिए अच्छे से समझते हैं इसको अपनी इस वाले स्लाइड पे। सो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर हमारे जैसे ये राइनोडिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का काम कर रहा है, तो वो ड्रग जो है वो मस्ट ही क्या होगी, मसल रिलैक्सेंट होगी। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो कैल्शियम जो है वो सिग्निफाई करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। कैल्शियम सेक्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कोई भी अगर ड्रग इनहिबिट कर रही है कैल्शियम सेक्रेशन को, इसका मतलब वो एक तरह की मसल रिलैक्सेंट है। तो देखिए डेंटोलिन भी इसी तरह से काम करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा देखिए ये RY रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जहाँ वो एक्ट करता है और यहाँ से वो इनहिबिट करता है कैल्शियम की सेक्रेशन को फ्रॉम RY रिसेप्टर। दैट इज वाई वो वर्क करता है एज अ मसल रिलैक्सेंट। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन भी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेरोटोनिन एंड नॉन एडिनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि सेरोटोनिन एंड नॉन एडिनालिन रीअपटेक इनहिबिटर है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसमें, सिब्यूट्रामिन है, रिमोनाबेंट है और ऑर्लिस्टेट है, या बोथ A एंड B। आंसर इसका ऑप्शन ए। देखिए सिब्यूट्रामिन है एक तरह का सेरोटोनिन एंड नॉन एडिनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो देखिए ये किस चीज़ में यूज़ होता था, ये एक तरह का एपेटाइट सप्रेसेंट है, भूख को सप्रेस करता है, विच हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड इन मैनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अंटिल 2010 तक इसको बहुत ज़्यादा वाइडली मार्केट किया जाता था एज एन एडजुवेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी अलॉन्ग विद डाइट एंड एक्सरसाइज। तो जो पर्सनस ओबीज होते हैं उनको ये रिकमेंड किया जाता था उनकी डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ। बट अभी ये बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन हो गया है। ये इज़ एन ओरल, देखिए ये एक तरह का सिब्यूटामिन जो है ये एक तरह का ओरल एनोरेक्सिएंट होता है विच वर्क एज एन serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor. Now देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम DPP4, जिसको हम डाईपेप्टाइड पेप्टिडेज 4 भी कहते हैं। सो कौन सी ड्रग है जो कि इसका रिवर्सिबल इनहिबिटर है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं देखिए सारे। आंसर है इसका ऑप्शन B, सीटाग्लिप्टिन है देखिए DPP4 इनहिबिटर। सो देखिए अच्छे से हम इसको अपनी इस स्लाइड पे समझते हैं कि किस तरह से इसका भी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। सो देखिए सीटाग्लिप्टिन इज अ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ DPP4। देखिए
डाईपेप्टाइड पेप्टिडेज 4 एंजाइम होता है। सबसे इसका क्या होता है, देखिए सबसे पहले जब हम ओरल ग्लूकोज लेते हैं, किसी फॉर्म में ग्लूकोज लेते हैं, तो वो जब हमारी बॉडी में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो इंक्रेटिन्स में फॉर्म हो जाता है, जिसको हम GLP-1 भी कहते हैं। अब GLP-1 देखिए, अगर डाईपेप्टाइड पेप्टिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है तो ये इंक्रेटिन्स जो है ये एक तरह की इनएक्टिव पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर यही रोल प्ले करता है, देखिए सीटाग्लिप्टिन जैसे जो डाईपेप्टाइड पेप्टिडेज इनहिबिटर होते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं देखिए इस तरह के एंजाइम्स को, जिससे इंक्रेटिन जो है देखिए वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है और ये बॉडी में जाता है, डिक्रीज ग्लूकागॉन करता है एंड इंक्रीज करता है इंसुलिन की सेक्रेशन, और दैट इज़ वाई ये डिक्रीज करता है प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। सो देखिए डायबिटिक पेशेंट्स को ये रिकमेंड ये दिया जाता है ये मेडिसिन, जिससे कि उनकी बॉडी में इंसुलिन सेक्रेशन इंक्रीज हो, उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो। Now देखिए, which of the following SSRI means selective serotonin reuptake inhibitor is used in the treatment of premature ejaculation? कौन सा एजेंट यूज़ किया जाता है? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आंसर है इसका ऑप्शन ए, डेपोक्सिटिन जो है उसको यूज़ किया जाता है प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन में। तो देखिए डेपोक्सिटिन जो कि किस ब्रांड नेम से मार्केट होते हैं, पिलीग्रे एंड बहुत सारे और भी ब्रांड नेम हैं जिससे ये मार्केटेड होता है। इज़ द मेडिकेशन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन इन मेंस 18 to 64 ईयर ओल्ड मेंस में यूज़ किया जाता है। किस तरह से वर्क करता है, देखिए ये इनहिबिट करता है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्ट को, जो ये सेरोटोनिन के ट्रांसपोर्ट जो है उसको इनहिबिट कर देता है। मीन सेरोटोनिन दूसरे पार्ट्स में बॉडी के नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाता, और दैट इज़ वाई उसको इंक्रीज करता है सेरोटोनिन का एक्शन एट पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड एज द कॉन्सिक्वेंस प्रमोटिंग एजैक्युलरी डिले। सो इस तरह से काम करता है ये। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उनके बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम, जिसमें हम MCQ कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 121 to 130। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।